हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम फिजिक्स के 25 क्वेश्चन करेंगे। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, द्रव घनत्व मापी, बी है बैरोमापी, सी है आर्द्रता मापी और डी है ऊंचाई मापी। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आवश्यक जो यंत्र होता है वो किसका यूज़ करते हैं? हम बैरोमापी का यूज़ करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत अधिक होते हुए भी हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इसे हम इसके अभ्यस्त हैं। ऑप्शन ए क्या है? हम इसके अभ्यस्त हैं। ऑप्शन बी है, हमारे शरीर की अस्थियां इतनी मजबूत हैं कि हम इस दाब को सहन कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, हमारे सिर का जो क्षेत्रफल है वो बहुत कम है। ऑप्शन डी है, हमारे शरीर में रक्त का दाब वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो जो इसमें क्वेश्चन दिया है, हमारे शरीर पर वायुमंडल का दाब बहुत होते हुए भी हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से कुछ अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे कान से और नाक से ब्लड निकलने लगता है। ये भी इसी के कारण होता है कि हमारे शरीर का जो रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का अधिकतम भार किसमें होगा? तो ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है वायु में होगा, बी है जल में होगा, सी है हाइड्रोजन में होगा और ऑप्शन डी है निर्वात में होगा। तो किसी भी पिंड का जो अधिकतम भार होता है वो निर्वात में होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न वस्तुओं के बने एक एक किग्रा के 4 घन जल में तौले जाएं तो इनके भार में क्या होगा? परिवर्तन क्या होगा इनके भार में? क्वेश्चन है कि भिन्न धातुओं के बने एक एक किग्रा के 4 घन जल में तौले जाएं तो इनका भार में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्येक का भार एक ही होगा, बी है न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा, सी है न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार अधिकतम होगा, डी है उपरोक्त में से कोई सत्य नहीं है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो ये होगा कि न्यूनतम घनत्व वाले घन का भार न्यूनतम होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा? तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है 1 किग्रा जल को, हाइड्रोजन से जो भरा गुब्बारा है वो 1 किग्रा जल को ऊपर उठा ले जाएगा आसानी से। ऑप्शन ए में ये दिया है।
बी में दिया है कि 1 किग्रा तांबा, सी में दिया है 1 किग्रा ढीले ढाले रूप से भरे पंख, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। तो जो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा है वो आसानी से ऊपर उठा ले जाएगा। वो इसमें से ऑप्शन से देखेंगे तो इसमें से ये होगा, ऑप्शन सी होगा कि 1 किग्रा ढीले ढाले रूप से पंख को आसानी से उठा लेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा। जैसे किसी झील में अगर हम एक पत्थर डालते हैं तो जैसे जैसे वो पानी मतलब जल के वो नीचे अगर डूबता है तो उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं। उस पर उत्प्लावन बल बढ़ता जाता है, घटता जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर एक समान रहता है। तो उत्प्लावन बल का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है, जैसे किसी भी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु के ऊपर जो लगने वाला बल होता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इसका ये डिफिनीशन था। और इससे जैसे डिफिनीशन से इसका डिफिनीशन ये है कि जब किसी भी तरल पदार्थ में कोई भी वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी हो तो उस पर ऊपर जो बल लगता है उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो क्वेश्चन दिया है किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल क्या होगा, वो एक समान रहेगा। जो उस पर उत्प्लावन बल लगता है वो एक समान रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। इसका कारण है द्रवों द्वारा। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन ए है न्यूनतम आयतन बनाए रखना, ऑप्शन बी है अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, ऑप्शन सी है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना, ऑप्शन डी है अधिकतम आयतन बनाए रखना। तो पारे की दो बूंद जब संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना है। इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका डिफिनीशन क्या होता है कि किसी भी द्रव का एक विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थता की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है तो द्रव के इस गुण को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ये होता है न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना। इनका मेन इसका जो कारण होता है वो यही होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जब जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाती है जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण यह है कि इसका कारण क्या है कि जब हम किसी भी कांच के स्वच्छ प्लेट पर अगर जल डालते हैं तो वो पतली परत के रूप में फैल जाती है। सॉरी फ्रेंड। अगर उस पर हम पारा डालते हैं तो वो गोली बूंद के रूप में बना रहता है। तो इसका कारण क्या है, इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन ए है इसमें पारा एक धातु है, बी है जल की अपेक्षा पारा का घनत्व अधिक होता है, सी है कांच के साथ पारा का आसंजक बल की अपेक्षा जल का ससंजक बल अधिक होता है, और डी है कांच के साथ जल के आसंजक की अपेक्षा
जल का संसंजक बल अधिक होता है। तो इसमें कांच की स्वच्छ प्लेट पर जब जल डालते हैं तो वह पतली परत होती है, लेकिन उसी की जगह अगर पारा डालते हैं तो वो गोल बूंद रहता है। इसका कारण यही होता है, मेन कारण इसका यही है कि कांच के साथ पारे का जो आसंजक बल की अपेक्षा जल का संसंजक बल अधिक होता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ये आसंजक बल क्या होता है और संसंजक बल क्या होता है, ये देखिए। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसे हम संसंजक बल कहते हैं, और जो आसंजक बल होता है वो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम आसंजक बल कहते हैं। इस बल के कारण कांच पानी को भिगोता है। ब्लैक बोर्ड पर चॉक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं। पीतल के बर्तनों पर निकिल की पॉलिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछाल दोलन स्विंग निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे क्रिकेट की घूमती गेंद वायु में इधर उधर उछलती है तो वो किसके कारण होता है, ये पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन देखते हैं इसमें। ऑप्शन ए है वायु बहाव की दिशा में अचानक परिवर्तन के कारण, बी है वायु में उत्प्लावन के कारण, सी है वायु द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के कारण, और डी है बर्नौली प्रमेय के कारण। तो जो क्रिकेट की घूमती गेंद का वायु में इधर उधर उछलना ये बर्नौली प्रमेय के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं इसमें। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर युवक पे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और रेलगाड़ी आती है तो हमें वहाँ पे कैसा फील होता है ये बताना है कि उस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी है प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है। ऑप्शन सी है गाड़ी की ओर गिरता है। ऑप्शन डी है गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर पड़ता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो आंसर ये होगा कि गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। ऑप्शन इसका सी क्या है, सही है। जब हम रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े रहते हैं तो अगर गाड़ी साइड से जाती है तो हम गाड़ी के साइड जिधर गाड़ी जाती है उधर ही हम की ओर हमें धक्का लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है क्यों जब भूमि से टकराती है फुटबॉल तो ऊपर उछलती है, क्यों उछलती है, इसका कारण क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन है यह रबड़ की बनी होती है। ऑप्शन बी है यह खोखली होती है। ऑप्शन सी है यह हल्की होने के कारण वायु प्रतिरोध को दूर करने में समर्थ होती है। और ऑप्शन डी है ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। तो जो भूमि से टकराकर फुटबॉल ऊपर उछलती है ऐसा इसके प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रत्यास्थता क्या होता है, इसका प्रत्यास्थता गुण क्या होता है, वो इसका डिफिनेशन क्या होता है। प्रत्यास्थता पदार्थ के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर बाह्य बल लगने पर उसमें विकृति आती है, डिफॉर्मेशन आती है, परंतु बल हटने पर वह अपने मूल स्थिति में फिर आ जाती है, उसको ही हम प्रत्यास्थ गुण कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने से छेद का व्यास क्या होगा। जैसे कोई वृत्ताकार धातु है, गोल धातु है, अगर उस बीच में अगर होल है उसके, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो उसके होल जो है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका व्यास में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। ऑप्शन ए है उसका व्यास में क्या होगा, कम हो जाएगा, उसका व्यास अपरिवर्तित रहेगा, व्यास बढ़ जाएगा, या पहले बढ़ेगा तत्पश्चात कम हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि जब हम किसी भी वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसमें केंद्र में एक वृत्ताकार छेद हो अगर गर्म करते हैं तो छेद का व्यास क्या होगा, बढ़ जाएगा गर्म करने पे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, कांच का कोई फ्लास्क है, अगर उसमें द्रव भरा है और उसमें हम जब उसको गर्म करते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए है द्रव का घनत्व तो अपरिवर्तित रहेगा, द्रव का घनत्व तो बढ़ जाएगा, फ्लक्स में द्रव का तल तुरंत ही बढ़ना शुरू कर देगा, या फ्लक्स में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ेगा। तो जो कांच के फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लक्स में पहले तो द्रव का जो तल होगा पहले कुछ गिरेगा, फिर उसके बाद से क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा। एक जल भरे बीकर में बर्फ के टुकड़े तैर रहे हैं, बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जल का तल जो होगा वो ऊपर उठ जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पूर्वत बना रहेगा, या फिर पहले ऊपर उठेगा तत्पश्चात नीचे गिरेगा। तो इसमें अगर किसी भी बीकर के मतलब बीकर में जल भरा है, उसमें बर्फ़ का टुकड़ा है, वो तैर रहा है, अगर बर्फ़ पिघलता है तो क्या होगा, वो पहले जैसा ही क्या होगा, बना रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, किसी झील की बर्फ़ जमी सतह का ताप -15 डिग्री सेल्सियस हो तो इसकी ठीक नीचे झील में जल का ताप क्या होगा। किसी भी झील का जो बर्फ़ ऊपर से बर्फ़ जमा है और उसका जो टेम्परेचर है वो -15 डिग्री सेल्सियस में है, तो झील के नीचे में जो जल होता है उसका ताप कितना होगा। ऑप्शन ए है 0 डिग्री होगा, ऑप्शन बी है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है -15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है -7.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सतह का जो नीचे का झील के नीचे का जो सतह का जल होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं क्योंकि, जैसे जो झील है उसमें बर्फ़ जमा रहता है लेकिन मछलियाँ नीचे क्या होती हैं, जीवित रहती हैं, ऐसा क्यों, कैसे होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मछलियाँ नियत तापी जीव है, बी है मछलियाँ बर्फ़ में शीत निष्क्रित हो जाती हैं, सी है झील की तली पर जल नहीं जम पाती, और डी है बर्फ़ ऊष्मा का उत्तम चालक होता है। तो जो इसमें क्या होता है कि नीचे की तली में क्या होता है, बर्फ़ नहीं जमता है वो। तो इसका सही आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। देखिए ये सी ऑप्शन होगा कि झील के तली
पर जल नहीं जमता है। नीचे पानी रहता है, ऊपर बर्फ़ रहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। बी है, जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर, यहाँ पे कम होकर और दूसरे वाले में बढ़कर 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अधिकतम हो जाता है। जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। यहाँ पे क्या होगा कि क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक किया जाए? तो जब हम इसको 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक करते हैं तो जल का जो आयतन है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रव में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। निम्नलिखित द्रव में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन ए है जल है, बी है पारा है, सी है ईथर है और डी है अल्कोहल है। तो निम्नलिखित द्रवों में से ऊष्मा का जो सबसे अच्छा चालक होता है वो क्या होता है? सबसे अच्छा चालक पारा होगा ऊष्मा का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है? पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है क्योंकि पायरेक्स, ऑप्शन देखते हैं। पायरेक्स क्या है? एक मजबूत पदार्थ है। पायरेक्स एक मजबूत पदार्थ है। बी है, गर्म करने पर अधिक प्रसारित नहीं होता है। सी है, ऊष्मा का सुचालक है। डी है, बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। तो पायरेक्स के बने जो गिलास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसे गर्म करने पर ये क्या होता है? प्रसारित नहीं होता है, इसलिए ये चटकता नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर का प्रतिप्रशीत्रित फ्रीज़र उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रीज़र सबसे ऊपर लगा होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, जिससे वह रेफ्रिजरेटर में नीचे लगे तप्त संपीड़ित से दूर रहे। बी है, क्योंकि ऐसा सुविधाजनक है। सी है, जिससे वह संवहन धारा के समुचित प्रभाव से सारे भीतर भाग को ठंडा कर सके। और डी है, ऐसा करने पर कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तो ये रेफ्रिजरेटर का जो प्रशीत्रित या फ्रीज़र उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतर भाग ठंडा कर देते हैं। ये संवहन धारा के कारण होता है। जैसे हम किसी भी बर्तन में अगर पानी गर्म करते हैं तो वो जो पानी गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ठंडा होता है वो नीचे आ जाता है। तो वैसे ही इसमें होता है, किसी भी फ्रीज़र में अगर हम फ्रिज में अगर सामान रखते हैं तो ये गर्म जो इसका होता है संवहन धारा, जो इसकी गर्म जो इसमें ऊपर जाता है निकल करके, वो ऊपर फ्रीज़र लगा होता है जिससे वो ठंडा होता है और ठंडी जो इसमें वायु होती है वो नीचे आती है और गर्म वायु ऊपर जाती है। इसलिए फ्रीज़र क्या होता है? ऊपर लगा होता है। मेन इसका कारण क्या है? संवहन धारा, ये कन्वेंशन करंट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है। निर्वातित विद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है चालन प्रक्रिया से, बी है संवहन प्रक्रिया से, सी है विकिरण प्रक्रिया से और डी है ऊष्मा का संचरण निर्वात के माध्यम से नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये विकिरण प्रक्रिया के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती हैं। धातु से बने 4 गिलास हैं और उसमें गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती हैं। चारों गिलास पर बाहर की ओर अलग अलग कलर किया गया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होगी, जिसका पेंट क्या होगा, कैसा होगा पेंट की सबसे जल्दी कौन से गिलास का कॉफ़ी सबसे पहले ठंडा होगा। तो इसका देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन ए है परिष्कृत सफ़ेद होगा, चमकदार सफ़ेद होगा, अपरिष्कृत काला होगा, चमकदार काला होगा। तो हम ये जानते हैं कि इसमें जो काला होगा अपरिष्कृत काला होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें ये होगा अपरिष्कृत काला होगा। धातु से बने 4 गिलासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों गिलासों पर बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस गिलास में सबसे ठंडी होती है, जिसका पेंट क्या होगा, अपरिष्कृत काला होगा। वो सबसे जल्दी ठंडा होगा। क्यों होगा ये देखिए, अच्छे जो अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। ये किरचॉफ के नियम के कारण से होता है कि काली और सफ़ेद वस्तु को समान ताप तक गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करेगी, अतः अंधेरे में काली वस्तु अधिक चमकेगी। इसका यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखी जाए तो निम्नलिखित तरीके से उसका ऊष्मा नष्ट होगा। तो ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है चालन और विकिरण से, ऑप्शन बी है चालन और संवहन से, ऑप्शन सी है चालन और विकिरण से, संवहन और विकिरण से और ऑप्शन डी है चालन, संवहन, विकिरण और ऑप्शन क्या है, वाष्पन से। तो अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रखा जाए तो निम्नलिखित में से तरीके से किसका ऊष्मा नष्ट होगी, किस तरीके से उसकी ऊष्मा नष्ट होगी। तो उसकी ऊष्मा चालन से, संवहन से, विकिरण से और वाष्पन से नष्ट होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक एक मिनट में ठंडी होती है तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय होगा। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस 90 से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है। अगर 70 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लगने वाला समय कितना होगा। तो ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है 1 मिनट से कम होगा, बी है ठीक 1 मिनट होगा, सी है लगभग 1 मिनट होगा, डी है 1 मिनट से
अधिक होगा। तो इसका सही आंसर होगा 1 मिनट से अधिक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये ऐसा इसलिए, ये जो होता है ये न्यूटन के शीतलक नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्माश्रय होने की दर उस वस्तु और तापमान के अंतर के कारण होता है। विकिरण द्वारा किसी वस्तु में श्रय होने वाली ऊष्मा की दर वस्तु और उसके आसपास के वातावरण के तापांतर के साथ साथ वस्तु के पृष्ठ की प्रकृति, पृष्ठ क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी द्रव की वाष्पन दर है। किसी द्रव की वाष्पन दर क्या होती है? ऑप्शन ए है द्रव के तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी है चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। तो किसी द्रव की जो वाष्पन दर होती है वो किस पे निर्भर करती है? द्रव की जो वाष्पन दर होती है वो द्रव के तापमान पर निर्भर करेगी, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करेगी, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। किसी द्रव की जो वाष्पन दर होती है वो तापमान के चारों ओर की वायु के ताप, द्रव की सतह, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।